तो आज समझते हैं कि लंबाई का मापन किस किस तरीके से करते हैं, है ना। ये लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, दूरी हो सकती है, विस्थापन हो सकता है। लंबाई का मतलब लंबाई भर से अर्थ नहीं है, ठीक है। इसको नापने की दो तरीके हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपके पास मीटर की स्केल हो तो मीटर स्केल से भी आप क्या कर सकते हो, दूरी को नाप सकते हो। जैसे गांव में दीवालों वालों को नापने के लिए टेप होता है, तो वो टेप भी मीटर बताता है, फुट बताता है, इंच बताता है, सेंटीमीटर बताता है। वो क्या सब कहलाता है, मीटर स्केल। यदि हम सेंटीमीटर भी नापें या फिर फुट भी नापें या इंच भी नापें या किलोमीटर भी नापें, यदि हम उन चीज़ों से नापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर स्केल। जैसे आपके पास स्केल होगी ना, ठो पटरी, तो वो उसका भी नाम क्या है, मीटर स्केल, ठीक है। तो हम सीधा सीधा मीटर स्केल लगाए और नाप लिए। ये कैसी हो गई, प्रत्यक्ष विधि हो गई। इसी तरह से एक होता है स्क्रू गेज। आगे अभी हम देखेंगे स्क्रू गेज कैसा होता है। तो स्क्रू गेज में ऐसे जबड़ा होता है, ठीक है। उस जबड़े में इसको ऐसे क्या करते हैं, फंसा देते हैं। तो फंसाने के बाद हमको उसकी जो है मोटाई का पता चल जाता है कि कितना मोटा है, ठीक है। फिर ये होता है, एक होता है पेंच मापी, ठीक है। और होता है गोलाई मापी। ये कुछ यंत्र हैं। इन यंत्रों की सहायता से जब हम लंबाई का मापन करते हैं तो कौन सी विधि कहलाती है, प्रत्यक्ष। माने ये यंत्र हैं, इस यंत्र से हम सीधे सीधे क्या करते हैं, नाप लेते हैं, ठीक है। आजकल इसके अलावा भी जैसे गाड़ियों में डिजिटल मीटर लगा होता है, वो स्पीड को बताता है ना, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, दूरी का मापन कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां क्या कहला गई, प्रत्यक्ष। मैं बोलूँ यहाँ से जो है भोपाल कितना दूर है, तो आप मोटरसाइकिल से चले और यहाँ से जब जाएंगे, अभी आप शुरू में रीडिंग देखें, बाद में वहाँ पहुँच के रीडिंग देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना दूर है। तो इस तरह से वहाँ पर जो स्पीडोमीटर लगा होता है ना, उससे भी हम दूरी का मापन कर लेते हैं। तो ये कौन सी विधि कहला गई, प्रत्यक्ष। जब किसी यंत्र से करते हैं तो कौन सी विधि कहलाती है, प्रत्यक्ष कहलाती है। दूसरी विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है, जिसमें हम किसी यंत्र का उपयोग नहीं करते, गणितीय गणना का उपयोग करते हैं, गणितीय विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो, कुछ सोनार का नाम सुने होगा, अभी बताता हूँ सोनार क्या है, रडार क्या है, ठीक है, इको क्या है, लंबन क्या है। ये जो विधियां हैं, या त्रिकोणमिति भी कर देते हैं, त्रिकोणमिति। इसमें हम किसी यंत्र को ले जा कर के जब हम दूरी का मापन नहीं करते हैं, कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। जैसे सोनार है तो इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो पानी की दूरी है ना, जैसे पानी में जहाज चलता है, पनडुब्बी चलता है, समुद्रों की गहराई कितनी है, तो उन सभी को जानने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तरंगें होती हैं, सोनार कि तरंग को हम, जैसे मान लो समुद्र की गहराई नापना है, तो हम ऊपर से ये जो साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंगें होती हैं, उनको हम भेज देते हैं। फिर वो टकरा करके वहाँ से आ जाती हैं, फिर हम उसका गणित लगा करके हम उसकी गहराई का मापन कर लेते हैं। तो क्या हम टेप लेके गए वहाँ, उसके नीचे तक पहुँचे, हम तो खुद नहीं गए, तरंग के माध्यम से हम कर लिए। ये कौन सी विधि कहला गई, अप्रत्यक्ष विधि। इसी तरह से ये रडार होता है ना। तो यहाँ पर रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग वाला ये है। तो जितने भी हवाई जहाज़ जो आसमान में उड़ते हैं ना, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, तो इनके दूरी का अंदाज़ा किससे लगाया जाता है, रडार से। यहाँ भी हम फीता लेके नहीं जानते कि हवाई जहाज़ उड़ रहा, तो यहाँ से टेप लेके पहुँच जाएं कहाँ तक, हवाई जहाज़ तक लेके जाते हैं क्या, फिर भी दूरी बता देते हैं कि यहाँ से जो है 100 किलोमीटर दूर इस स्टेशन से हवाई जहाज़ उड़ रहा है। तो कैसे जान गए यार। तब ये रडार की तरंगें होती हैं, वो तरंगें हवाई जहाज़ तक पहुँचती हैं, फिर लौट करके नीचे आती हैं।
तो उनके आने जाने का समय नोट कर लेते हैं, उनकी चाल नोट कर लेते हैं और दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय। तो हमको ये जो ध्वनि तरंग है उसकी चाल पता होती है, समय हम नोट कर लेते हैं आने जाने का, रडार तरंगें होती हैं उसकी चाल पता होती है, फिर समय हम नोट कर लेते हैं और इस तरह से हम इसको हल करके क्या निकाल देते हैं, दूरी निकाल देते हैं। ठीक है। फिर इको मेथड होती है। इको मेथड का मतलब ये है कि जैसे कोई हमसे बहुत दूर पहाड़ है, अब हमको उसको दूरी का क्या करना है, मापन करना है। तो हम यहाँ से चिल्लाएंगे, तो चिल्लाने के बाद आवाज़ वहाँ से टकरा के लौट के आती है, इको साउंड आता है, प्रतिध्वनि आती है। तो उसकी हमको चाल पता होगा, समय पता होगा, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। और यदि हम नहीं चिल्ला सकते तो बंदूक की गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक की गोली आवाज़ करती है, तो जैसे छोड़े तो टाइम नोट कर लिए, फिर वहाँ जाएगी आवाज़, फिर पहाड़ से क्या होगी, टकराएगी, टकरा करके वापस आएगी, तो उसका समय नोट कर लेंगे। तो चाल और समय निकाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, इको कहलाती है। ठीक है, इससे भी हम दूरी का मापन कर लिए, कहीं नहीं गए, कुछ ऐसे विधियों का उपयोग कर लेते हैं। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में भी हम धीरे, प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है। जैसे एक ऊंचा खंभा है, अब ऊंचे खंभे की हमको लंबाई नापना है, तो बिजली का खंभा है, डर लग रहा है, चढ़े कैसे, टेप लेके जाएं कैसे, तो हम क्या करते हैं कि चलो यार ये खंभा हो गया और इसकी खंभे की ये छाया हो गई, है ना, तो खंभे की छाया से और इस हम क्या निकाल सकते हैं, कोण वगैरह ज्ञात करके हम उसकी लंबाई का, ऊंचाई का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ऐसे पेड़ों की, खंभों की और इन चीज़ों का ऊंचाई का मापन हम किस विधि से कर लेते हैं, त्रिकोणमिति विधि से। ठीक है, तो ये सारी कैसी विधि हो गई, अप्रत्यक्ष। अब हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, लंबन विधि की। लंबन विधि भी एक तरह की अप्रत्यक्ष विधि होती है, पर लंबन है क्या उसको समझते हैं। तो जान गए लंबाई के मापन की कितनी विधियां होती हैं, दो। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष में हम सीधे जो है, जो मीटर स्केल होता है, स्क्रू गेज होता है, उसको लगा करके नाप लेते हैं। और अप्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं, वस्तु तक हम नहीं पहुंचते हैं, कुछ यंत्र माने तरंगों को भेजते हैं और उन तरंगों से हम क्या करते हैं, दूरी का मापन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, लंबन की। तो ये लंबन विधि क्या होती है, इसके लिए एक प्रयोग करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक लाइन खींच देता हूँ ना, ये लाइन खींच दिया। ठीक है, अब एक काम करो, ये लाइन को देखना है आपको। एक आंख बंद करो, एक आंख हाथ रख के बंद कर लो। ठीक है, अच्छा अब पेन रखो इसकी एक आंख के सामने, ये ना दिखे, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। अब पेन भी नहीं हटाना है, पेन को वहीं वहीं रखना है। आंख खोल दो, हाँ इस वाले आंख को बंद करो। अरे दिख रहा था, हाँ नहीं तो पेन हटा लिए ना, पेन नहीं हटाना था, गड़बड़ कर दिए, फिर से दोबारा करो। हाँ एक आंख बंद कर लिए, इसके बाद इस लाइन को देखना है, सामने पेन रख लेना है कि ये दिखाई ना दे। दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई दे रहा, पेन नहीं हटाना है। अब जो है दूसरी आंख को बंद कर लो, अब देखो दिख रही है, दिख रही है, लाइन दिखने लगी, है ना, माने आंख खराब है क्या हाँ तो उसको बंद करे रहो, अभी दूसरी आंख भी बंद करे रहो। अब पेन को खिसकाओ कि ये ना दिखे, ये तो क्या करते हो, एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे सीधा करके देखते हैं तो नहीं दिखाई देती एक आंख से, फिर जब हम दूसरी आंख से देखते हैं तो दिखाई देने लगती है, फिर पेन को खिसकाना पड़ता है, तब हम ये देखते हैं। तो यहाँ कितने बिंदु हो गए, दो बिंदु, है ना। एक बार हम जो है इस आंख से देखते हैं, एक बार इस आंख से देखते हैं, तो वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, तो किसी वस्तु को दो बिंदुओं से देखते हैं, दूर के बिंदुओं से, दूरस्थ बिंदुओं से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो उनमें आपेक्षिक विस्थापन दिखाई देता है, जैसे पेन को थोड़ा हटाना पड़ता है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। तो लंबन क्या हुआ, किसी वस्तु को दो दूरस्थ बिंदुओं से देखने पर उनमें जो आपेक्षिक विस्थापन होता है, वस्तु में जो आपेक्षिक विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। थोड़ा बोल के देखो तो क्या है, ये कौन सी वस्तु हो गई, दूरस्थ वस्तु।
दूरस्थ वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं? दो बिंदुओं से देखते हैं, तो उनमें आपेक्षिक विस्थापन होता है, तो इसे है क्या कहा जाता है? लंबन कहा जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, दूरस्थ वस्तु, हाँ दो, हाँ उसमें जो अपेक्षिक विस्थापन होता है ना, हाँ उसे लंबन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इससे क्या फायदा हुआ यार? लंबन की परिभाषा तो जान गए, है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो आंख की रेखा होती है, एक आंख ये, एक आंख यहाँ मिलेगी कहीं जाके, तो उससे क्या बनेगा? कोण। इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, ठीक ना। कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है कि मान लो मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं, तो इस आंख से भी कोई तरंग जा रही होगी, इस आंख से भी जा रही है, और वस्तु में जाके इकट्ठा हो गई होगी, तो वहां पर एक कोण बनता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लंबन कोण। तो दृष्टि रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? लंबन कोण। दृष्टि रेखाओं द्वारा वस्तु पर बना कोण क्या? हाँ, वस्तु पर बना कोण क्या कहलाता है? लंबन कोण। और जो हम दो बिंदु हो गए ना, एक ये और ये, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लंबन आधार। ठीक है, लंबन आधार समझ में आ गया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहला गई? लंबन आधार। और दो बिंदुओं के साथ जो दृष्टि रेखा जाती है उनके बीच बना कोण क्या कहलाता है? लंबन कोण। अब इस लंबन विधि का उपयोग हम कैसे करते हैं? जो हमारी दूरस्थ वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं और दूसरे ग्रह, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, इनकी दूरी लोग बताते हैं ना, किताबों में लिखा रहता है। क्या टेप लेके गए थे नापने कि यहाँ से भैया तुम पकड़े रहना, मैं उड़ के जाता हूँ चंद्रमा तक, बताना कि कितना है? नहीं लेके गए, तो कैसे दूरी का मापन कर लिए, है ना। तो उसमें किस विधि का उपयोग किया गया? लंबन विधि। तो हम इससे खगोलीय पिंड का आकार भी नाप लेते हैं कि ये कितना बड़ा है, और साथ में क्या नाप लेते हैं? दूरी नाप लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैसे दूरी नापेंगे, कैसे कैसे आकार नापेंगे। तो सबसे पहले हम लंबन विधि से सूर्य की दूरी का मापन करेंगे। सूर्य की दूरी, लोग कहते हैं कि सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कैसे बता दिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर है? तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक सूर्य है। ठीक है, अब जो है यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम ये कहाँ पर खड़े हुए हैं? ये पृथ्वी पर, ये हम खड़े हैं पृथ्वी पर। ठीक है, और ये क्या है? सूर्य है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इस सूर्य को देखते हैं। ये एक बार इस किनारे को देखें और एक बार इस किनारे से देख लिए। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं। मान लो पृथ्वी है तो इसको अर्थ बोलते हैं, तो ई लिख दिया। कुछ भी नाम दे दो, ये ए हो गया और बी हो गया। यहाँ पर कोण क्या बनेगा? थीटा। इसकी दूरी को मैं क्या लिख देता हूँ? डी। ये भी क्या कहलाया? डी। और ये वाला इसका क्या कहलाया? लंबन आधार कहला गया। ठीक है, तो इससे आकार का भी मापन हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये बेस है, इसका आधार है, तो मैं क्या लिख दिया? बी लिख दिया। ठीक, ये क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उसको बदल देते हैं। पहले हम इसका आकार का मापन नहीं, दूरी का मापन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसको बदलते हैं। सूर्य को छोटा मान लेते हैं। यहाँ सूर्य ऐसे है, बिंदु जैसे है, मान लो दूरी नापना है। ये क्या कहलाया? सूर्य। और यहाँ से यहाँ तक क्या कहला गई? पृथ्वी। तो इस सूर्य को पहले हम एक सिरे से यहाँ देखेंगे, फिर एक सिरे से यहाँ देखेंगे। ये वाला जो कोण है ये क्या कहलाएगा? लंबन कोण। और ये जो इधर का क्या है, ये क्या कहलाया? लंबन आधार। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लंबन आधार कहलाती है। और यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बिंदु का नाम ए है, एक बिंदु का नाम क्या है? बी है, और ये क्या है? पृथ्वी है। और ये जो लिखा है ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वाली लाइन है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? डी है, दूरी है।
अब मान लो हम यहाँ पृथ्वी में यहाँ पर खड़े हैं और किसको देखे, सूर्य को। कुछ देर बाद यहाँ गए, फिर किसको देखे, सूर्य को। तो यहाँ का कोण जो है हम यहीं से नाप लेते हैं। एक यंत्र होता है सेक्टेंट, जिससे देखे होगे कि रोड वोड बनाते समय ऊपर नीचे रखते हैं ना, ऐसे स्टैंड में खड़ा करके उसकी ऊंचाई गहराई नाप लेते हैं। तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर क्या नाप लेंगे, कोण। ठीक, कोण का पता चल गया। अब यहाँ से हम यहाँ तक गए हैं तो ये दूरी भी पता चल जाएगी, आधार। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, बी कह लिख देता हूँ। तो एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण को किससे दर्शाए हैं, थीटा से। तो यहाँ थीटा लिख दिया। कोण के सामने वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, चाप। तो ये चाप को मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, बी है। और जो ये दो दूरी है ये क्या है, डी है, ये त्रिज्या कहला गया। अब इसके बाद इसका हमको निकालना क्या था, डी निकालना है, दूरी निकालना है। तो डी को इधर कर दिए, ये बी हो गया और ये थीटा हो गया। अभी आपको बी का मान भी पता है, थीटा का मान भी पता है, इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये लंबन विधि तभी सफल होती है जब यहाँ पर लंबन कोण का मान बहुत कम हो, है ना। माने यहाँ पर छोटी जगह के लिए नहीं, बहुत दूर के पिंडों के लिए सही होती है। जैसे यहाँ पर 30-40 डिग्री का कोण बने, 60 डिग्री का कोण बने या 20 डिग्री का कोण बने, तब लंबन विधि काम नहीं करती है, क्योंकि चाप हम अभी इसको मान लिए हैं ना। चाप ओरिजिनल में ये वाला है, लेकिन मान क्या लिए हैं, ये वाला। ठीक है, तो जब हम कोण ज़्यादा मानेंगे तो चाप का घेरा भी ज़्यादा होगा। तो कोण कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या दशमलव में होना चाहिए। तो छोटे कोण के लिए क्या होती है, सफल होती है। ठीक, अब इसके बारे में लिखना भी है। जैसे परीक्षा में आ गया कि लंबन विधि से सूर्य की दूरी का मापन कैसे करेंगे, तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना सूर्य एस है, इसे पृथ्वी के एक बिंदु ए से देखते हैं, फिर दूसरे बिंदु बी से देखते हैं, इसके बीच का लंबन कोण ज्ञात कर लेते हैं और इसका लंबन आधार ज्ञात कर लेते हैं, माने नाप लेते हैं। ठीक है, फिर हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण की जगह क्या हो गया, थीटा, चाप की जगह हो गया बी और त्रिज्या की जगह क्या हो गया, डी। तो थीटा बराबर हो जाता है बी बटे थीटा, क्योंकि डी का इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो डी का मतलब हो गया सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। और यहाँ पर ये मान हमको पता चल गया, तो क्या हम गए सूर्य तक, नहीं गए, लंबन विधि से इसका हम क्या कर लिए, मापन कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह से सूर्य भर की नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दिया, सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल ग्रह का, जितने भी ग्रह तारे हैं उनकी दूरी का मापन इस विधि से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या क्या लिखोगे बताओ, माना सूर्य है और इसे पहले कहाँ से देखते हैं, पृथ्वी में स्थित ए बिंदु से देखते हैं, फिर हाँ बी बिंदु से देखते हैं, फिर लंबन कोण को माप लेते हैं और लंबन आधार को माप लेते हैं। फिर हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान बी है, यहाँ त्रिज्या का मान डी है, कोण का मान थीटा है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर सूर्य की दूरी के बाद यहाँ बात करते हैं कि लंबन विधि से हम चंद्रमा के आकार का या फिर दूसरे ग्रह के आकार का मापन कैसे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो आपके सिलेबस में है कि चंद्रमा का आकार का मापन कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। इस बार हम मान लेते हैं कि ये क्या है, चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ से इसको हम देखेंगे, इसके एक सिरे को, फिर इसको भी देखेंगे। ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लंबन कोण। मतलब यहाँ से हम पहले यहाँ ए बिंदु को देख लेंगे और इसके बाद क्या देख लेंगे, बी बिंदु को। और ये वाला जो हो गया इसका लंबन आधार कहला गया और ये इसकी क्या कहला गई, दूरी कहला गई। ठीक है, अब इसको फिर से वही बोलना है, पृथ्वी के ई बिंदु से चंद्रमा के एक सिरे को देखते हैं, फिर उसी बिंदु से दूसरे सिरे को देख लेते हैं या बी बिंदु को देख लेते हैं। ठीक है, इसका लंबन कोण माप लेते हैं और इसका लंबन आधार माप लेते हैं।
फिर हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को किससे लिखेंगे, थीटा से। चाप कौन सा कहलाएगा, कोण के सामने वाला क्या कहलाया, बी, और त्रिज्या क्या कहला गई, डी। इस बार निकालना क्या था, बी या निकालना था इसका आकार, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, डी का मान पहले उस विधि से निकाल लेंगे, उस तरीके से दूरी निकाल लेंगे, दूरी के बाद फिर हमको इसका आकार निकालना है, इससे हमको आकार का पता चल जाएगा। इस तरह से हम लंबन विधि से चंद्रमा के आकार का और दूसरे ग्रहों के आकार का मापन कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम जो है उसका भी मापन कर सकते हैं, सूर्य के और दूसरे ग्रह तारों की दूरी का। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे।